हाँ जी, लेट्स गो एवरीवन। सो ऐसा है कि अपने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज यूनिट 3 ऑफ सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, इस टॉपिक में और रादर इस यूनिट में क्या पढ़ रहे हैं अपने सर? ए ने, बात को समझो, समझ आ जाएगा इधर क्या सीखने वाले हो। ए ने बी को कोई गुड सेल किया, कब माना जाएगा, किस पॉइंट पर माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, किस पॉइंट पर माना जाएगा कि रिस्क, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होता है तो रिस्क भी ट्रांसफर होता है, किस टाइम पे माना जाएगा कि प्रोडक्ट को कुछ भी हुआ तो रिस्क सेलर का है कि रिस्क बायर का है। सोच के देखें आप लोग, बात समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली माई पॉइंट कि इसमें अपने लोग को यह समझ में आएगा कि रिस्क कब ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप कब ट्रांसफर हुआ। ये चीजों को आप फिगर आउट कैसे करते हो, ये हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, ये हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी हाउ टू अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ, राइट। देखते हैं इधर पे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, गुड्स का प्रॉपर्टी एज वी कॉल इट ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, कब मानेंगे कि ट्रांसफर हो गया प्रॉपर्टी इन गुड्स। सेक्शन 19 डील करता है स्पेसिफिक या असर्टेंड गुड्स से। सिंपल लॉजिक है, अगर स्पेसिफिक और असर्टेंड गुड्स है, मतलब आपको पता है यही वाला गुड बेचना है, आपको पता है कि यही वाला गुड बेचना है, यानी कि स्पेसिफिक या असर्टेंड गुड्स है, तो बस खत्म हो गया, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है ओनरशिप। देखो, when there is a contract for sale of specific or ascertain goods, the property in them is transferred to the buyer at such time at the parties to the contract intended to be transferred। जो intended है बट वो immediate होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हालांकि स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स का मैंने आपको क्या बोला, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। इसका एक कंडीशन है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है कब, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। डिलीवरेबल स्टेट में मतलब कि वो रेडी है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, अब कोई मेरे को आके बोलता है कि सर ये पेन खरीदना आपसे, हम बोलेंगे ले ले, ये डिलीवरेबल स्टेट में ऑलरेडी, इसमें मेरे को पैकिंग, बक्सा, बॉक्स ये सब लगाने का कुछ दरकार नहीं है, तो मैं बोलूंगा ले ले। आया बात समझ में? यस सर, बात समझ में आया। तो when there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, when there is an unconditional contract for sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made, the property in goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment or price or delivery is postponed or not। गुड डिलीवर हुआ कि नहीं, पे हुआ कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। इसका एक एग्जांपल दूं, सुनोगे? एग्जांपल लोगे? चलो एग्जांपल देता हूं। मेरा एक शॉप ठीक है, जहां पर मान लीजिए कि रखा हुआ है ना, जहां पर मान लीजिए कुछ फोन्स रखा हुआ है, ठीक है, तो फोन्स है, मान लो आप आए और आके बोले कि ये वाला फोन दे दो, मैंने बोला ले लो यार, फोन फोन ले लो, दे दिया आपको। अच्छा, आप बोले एक सेकेंड रखना, फोन फोन रखना, हम बगल वाले दुकान से जो है अपनी वाइफ के लिए कुछ शॉपिंग करके आते हैं। ये जो आदमी मेरे पास फोन खरीदने आया, ये जो आदमी मेरे पास फोन खरीदने आया, ये मेरे को बोला कि एक बार फोन रखिए, हम अपनी वाइफ के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए करके लेके आते हैं। ठीक है भाई, हम बोले जा लेके आ, क्या दिक्कत है। ये गया शॉपिंग करने, शॉपिंग करके आया, तब तक देखा कि इस एरिया में जहां पे फोन रखा हुआ था आग पकड़ लिया, फोन भी स्वाहा हो गया उसमें, फोन स्वाहा हो गया आग में। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, किसका गलती माना जाएगा, या रिस्क किसको बियर करना पड़ेगा, सेलर को कि बायर को? क्या लगता है आप लोगों को? सेक्शन 20
व्हाट डू यू से गाइस, कम ऑन, क्या लगता है आपको? तो देखो, मैं सच बताता हूं आप लोगों को, ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिनेरियो में गलती जो है वो बायर का माना जाएगा, सेलर का नहीं। क्योंकि ये बायर का गलती था कि वो खरीदने के बाद भी गुड्स यहां पे रख के गया, तो ये सेलर का जिम्मेदारी नहीं है कि इस गुड्स का ध्यान रखे। रख के गया, ठीक है, रख दिए, एक कॉमन सेंस है, हम खुद तो जलाए नहीं। हाँ, प्रूव हो गया कि सेलर ही कुछ बदमाशी किया तो अलग बात है। बट अगर आग पकड़ लिया, जल गया, तो फिर सेलर का कोई गलती नहीं है, वो बायर अपना बियर करते रहेगा। क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीवन? हाँ ना बोलेंगे ना? सब कोई फटाफट हाँ या ना बोलेंगे ना? कम ऑन एवरीवन। यस सर, यस सर, यस सर, सर वी अंडरस्टैंड दैट। तो ये हो गया स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। पर मान लो, हम लोग अभी तो स्पेसिफिक गुड्स ही पढ़ रहे हैं कि कब प्रॉपर्टी पास होता है, कब प्रॉपर्टी पास होता है सेक्शन 19 के दरमियान। उसमें सेक्शन 20 हमने पढ़ा कि अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तो जवाब क्या है? अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो तुरंत पास होता है, बात खत्म हो गया। डिलीवरेबल स्टेट में है तो तुरंत पास होता है, बात खत्म हो गया ना? इस पे और बात क्यों कर रहे हो? आगे बढ़े, बढ़ो आगे बढ़ो। पर मान लो ऐसा है कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे तो नहीं है, उसको डिलीवरेबल स्टेट में डालना पड़ेगा। द गुड्स हैव टू बी, द स्पेसिफिक गुड्स हैव टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। द स्पेसिफिक गुड्स हैव टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। इसका जवाब सुनोगे? इसका जवाब लोगे? लो सुनो जवाब। कि अगर, सुन लेना, अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो गुड्स का प्रॉपर्टी तब पास होगा जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए। मान लो उसका पैकिंग बाकी है, मान लो उसका असेंबली बाकी है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, जब वो डिलीवरेबल स्टेट में गया तब प्रॉपर्टी पास हो जाएगा। तो दो बातें बोला। पहला, अगर डिलीवरेबल स्टेट में है स्पेसिफिक गुड, इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया प्रॉपर्टी। दूसरा बात, स्पेसिफिक गुड डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, उसको डालना पड़ेगा डिलीवरेबल स्टेट में, तो प्रॉपर्टी कब पास होगा? जब उसको डिलीवरेबल स्टेट में तुम डाल देगा तब प्रॉपर्टी पास हो जाएगा। चमका बात? सर बात चमका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Specific goods is in deliverable state when the seller has to do anything there to in order to ascertain the price। इसका मतलब क्या है? समझो बात को, बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल, काफी बार होता है आप लोग दुकान जाते हो ना, इफ यू गो टू अ रेगुलर राशन शॉप, आप लोग राशन शॉप में क्या देखते हो कि यू परचेज सम केजीज ऑफ राइस, लेट्स से सम केजीज ऑफ पोटैटोज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप लोग परचेज करते हो, ठीक है ना? तो अभी तक प्राइस तो डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कितना वजन आप परचेस करोगे उस बेसिस पर डिपेंड करता है प्राइस कितना लगेगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो जब वो इवेंट हो गया, आपने सिलेक्शन कर लिया, प्राइस कैलकुलेट हो गया या वजन कैलकुलेट हो गया, तब फिर प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगा या पास किया जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है? यस और नो एवरीवन? यस सर। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनअसर्टेन गुड्स। लेट्स टॉक अबाउट अनअसर्टेन गुड्स। याद रखो, पता है आपको अनअसर्टेन गुड्स क्या है? मतलब जिसको शायद हमने डिस्क्राइब कर रखा है, जिसके बारे में बोल रखा है, बट वो गुड्स एग्जैक्टली मेरे को मिला नहीं है अभी। आया क्या बात समझ में? तो फिर अनअसर्टेन गुड्स में क्या होता है, सुनना बात को। when there is a contract, section 18, when there is a contract for sale of unascertain goods, no property is transferred unless the goods are ascertained। हाँ, तो अनअसर्टेन गुड्स का कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा? जब वो असर्टेन हो जाए। असर्टेन हो जाने का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन हो जाए, कहानी खत्म हो गया। सर समझ में आ गया? आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है, सेल ऑफ सर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड अप्रोप्रिएशन। कि मान लो कि मैंने बोल दिया गोडाउन वालों को कि सुन, मेरे को ना एक काम कर, मेरे को सोनी का एलईडी या 4K ये वाला टीवी चाहिए, 50 इंच का, 55 इंच का, ऐसा कुछ मैंने उसको बोल के मैं निकल गया। what I'm trying to say is appropriation of goods involves selection of goods with the intention of using them in performance of the contract, and with the mutual consent of the seller and the buyer, and with the mutual consent of the seller and the buyer।
तो जब वो आइडेंटिफाई हो गया, असर्टेन हो गया और डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सेल का, हाँ, गुड्स वैसा बन जाना चाहिए जैसा डिस्क्रिप्शन में बताया था, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाना चाहिए, बायर के लिए ही होना चाहिए, और बायर एक्सेप्ट कर लिया हो, चाहे वो अब गुड्स रख लिया तो इंप्लाइड असेंट है, या बोल के बोला हो कि हाँ मेरे को ये गुड्स एक्सेप्टेड है, जैसे भी। ये जब सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाता है, तब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अनअसर्टेन गुड्स। माइंड यू, क्या पढ़ रहे हैं? अनअसर्टेन गुड्स। आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर। क्या हुआ? सेलर, देखो, बायर जरूरी तो नहीं है ना कि खुद ही डिलीवरी लेने आए प्रोडक्ट का, हो सकता है बायर अपने बिहाफ में कोई कैरियर को भेजे। अच्छा, सेलर ने कैरियर को, किसने? सेलर ने कैरियर को गुड्स दे दिया। सेलर ने कैरियर को गुड्स दे दिया। सेलर ने कैरियर को गुड्स दे दिया और बोला इसको आगे बढ़ा दे। अच्छा, अब सेलर ने इस बात का राइट वेव कर दिया है कि मैं ये सामान वापस लूंगा नहीं। सेलर ने कहा है हमने दे दिया है, बस अब तुम्हारा गुड्स। तो मतलब सेलर ने ये अधिकार को खत्म कर दिया है अपना कि ही और शी माइट कॉल बैक द गुड्स। ये राइट को उन्होंने मना कर दिया अपना। एग्जैक्टली यही यहां पर बात है। तो माना जाएगा कि प्रॉपर्टी हैज ट्रांसफर्ड। आओ पढ़ते हैं। वेयर इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर्स टू द गुड्स टू द बायर, क्या तो गुड्स डिलीवर कर दिया या किसी कैरियर को दे दिया जिससे गुड्स ट्रांसमिशन हो जाए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में आ जाए, और सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल अब नहीं रखा है, मतलब अब बायर के हाथ में गुड्स सौंप दिया है। He is deemed to have unconditionally appropriated the goods. He is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract. सर बात समझ में आ गया? तो ये हुआ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर वाला पॉइंट। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर वाला पॉइंट, ठीक है ना? हाँ सर। आपको मैंने बताया था शिप से सामान जा रहा है। एक एग्जांपल देता हूं। ए यहां रहता है, बी यहां रहता है। शिप से, ये देखो शिप, ठीक है, शिप से सामान जा रहा है, ठीक है। आपको पता है कि शिपिंग कंपनी से एक बिल ऑफ लेडिंग मिलता है। क्या मिलता है? बोलो 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 बोलो। बिल ऑफ लेडिंग मिलता है, ठीक है। शिपिंग कंपनी से एक बिल ऑफ लेडिंग मिलता है। ये जो बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी से मिलता है ना, हेलो एवरीवन, ये जो बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी से मिलता है ना, ये ए क्या करता है? बी को दे देता है। आपको बताया था बिल ऑफ लेडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, तो अब बी ओनर हो गया, डिलीवरी हो गया बी को। अब शिप को कुछ भी हुआ रास्ते में, वो बी की जिम्मेदारी है। सर समझ में आ गया? सर समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ये अच्छा पॉइंट है। सेक्शन 24, सेक्शन 24। देखो काफी बार ऐसा होता है ना कि हम आपको गुड्स डिलीवर किए, ठीक है, हम आपको गुड्स दिए कुछ, और हम आपको बोले देखो ट्राई करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैंने आपको ये बोला। अब हुआ क्या कि मैंने आपको बोला लेकिन जो भी करना है मेरे को ये 3 हफ्ते के अंदर करके बताना, 3 वीक्स। जो करना है वो 3 वीक्स के अंदर कर। अच्छा, मैंने आपको बोला जो करना है वो 3 वीक्स के अंदर करके बता। अच्छा ठीक है। 3 वीक तक 3 चीज हो सकता है। क्या बात है सर? 3 वीक तक 3 चीज हो सकता है। पहला बात, आप मेरे को मैसेज कर दिए 3 हफ्ता के पहले ही कि यार सामान बहुत बढ़िया था, हम रख रहे, खत्म।
प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड। नंबर टू, 3 हफ्ते तक आप मेरे को कुछ बोले ही नहीं, 3 हफ्ते तक आप मेरे को कुछ बोले ही नहीं, मतलब मैं क्या मानूंगा? और आपने गुड्स लौटाया भी नहीं, मतलब मैं क्या मानूंगा? आपने गुड्स रख लिया। बात नंबर 2। बात नंबर 3 क्या है? बात नंबर 3 क्या है? आपने, मैंने जो आपको गुड्स दिया था उसके साथ कुछ ऐसा किया, उस गुड्स के साथ कुछ ऐसा किया जो एक ओनर ही कर सकता है, तो माना जाएगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। सर नहीं समझ आया। मान लो मैंने आपको कुछ फोन का स्टॉक भेजा था, ठीक है ना, 5-7 फोन का। अच्छा, 2 हफ्ते बाद मेरे को पता लगा कि आपने ये फोन को बेच दिया है। ये काम तो एक ओनर ही कर सकता है, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये मान के चलूंगा कि आपने आपने ये ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको भेजा था वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। तो देखो, सेल और अप्रूवल बेसिस में 3 केसेस में प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होता है। 3 केसेस में प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होता है। पहला बात आपने एक्सेप्ट ही कर लिया है कि हाँ भैया अच्छा प्रोडक्ट है, रख रहे हैं। दूसरा, आपने एक्सेप्ट नहीं किया पर आपने 3 हफ्ते के अंदर लौटाया भी नहीं गुड्स। दूसरा बात। तीसरा बात, सुनना यहां पर, ये कायदे का है। तीसरा बात, आपने गुड्स के साथ कुछ ऐसा कर दिया जो एक ओनर ही करता। देख लो, आओ अभी पढ़ लेते हैं। The property passes to the buyer in case of goods sent on approval or sale or return basis is where the when the buyer signifies his acceptance, हाँ कर दिया। नंबर टू, एक्सेप्टेंस तो सिग्निफाई नहीं किया पर रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, बट रिटेन द गुड विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। नंबर टू, मतलब और टाइम पीरियड भी पार हो गया। हाँ। तीसरा, गुड्स के साथ कुछ ऐसा किया जो कि एक्सेप्टेंस माना जा सकता है, जैसे गुड्स को सेल कर दिया, तो मान मतलब एक ऐसा हरकत किया जो एक ओनर ही कर सकता है, तो मतलब गुड्स एक्सेप्ट कर लिया मेरा, तभी ना ये खुद आगे बढ़ाया, सेल किया है। बात समझ आ गया आप लोगों को? हम श्योर है। सर बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। तो यहां क्या लिखा है? P brought a musical instrument from a musical shop on a condition, from a musical shop on a condition that he will purchase it if he likes that instrument. After a week, he has informed the shop owner that he has agreed to purchase the musical instrument. The ownership is transferred when he has decided to purchase the instrument. बहुत बेसिक एग्जांपल है, तो इस पर बहुत ज्यादा बात करने का कोई तुक नहीं बनता है ना? हाँ सर। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, अच्छा है। सेक्शन 25 ये क्या बोलता है अभी समझाएंगे। ये सेक्शन बोलता है कि आपके पास अधिकार है कि आप गुड्स ना भेजें, आप मतलब सेलर, जब तक आपको प्राइस ना मिला हो। देखो, दिस सेक्शन प्रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सिक्योर दैट द प्राइस इज पेड बिफोर प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर। देखो इधर पे, एक्स सेंड्स फर्नीचर टू अ कंपनी बाय ट्रक एंड इंस्ट्रक्ट्स द ड्राइवर नॉट टू डिलीवर द फर्नीचर अंटिल पेमेंट इज मेड, द प्रॉपर्टी पासेस ओनली व्हेन पेमेंट इज मेड। तो सेक्शन 25 ये अलाउ करता है कि जब तक पेमेंट ना करो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेंगे, जब तक पेमेंट ना करो तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेंगे। अच्छा सर, ये बात तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है इधर ध्यान दो। सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द राइट टू डिस्पोजल में बी रिजर्व्ड। कितने सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें राइट टू डिस्पोजल रिजर्व किया जा सकता है? दो सर्कमस्टेंसेस है जहां पे सेलर इज प्रिज्यूम टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। दो सर्कमस्टेंसेस है जहां पे सेलर इज प्रिज्यूम टू हैव रिजर्व्ड द राइट्स ऑफ डिस्पोजल। पहला, if the goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage and by bill of lading or railway receipt as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent, then the seller will be prima facie deemed to have reserved the right to disposal। मतलब क्या हुआ सर?
जब सेलर गुड्स लेकर आया शिपिंग कंपनी के पास शिप करने के लिए, ऑफ कोर्स, या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो बिल ऑफ लेडिंग को रिटेन कर सकता है जब तक पेमेंट क्लियर ना हो। ये लिखा हुआ है यहां पे। आगे, when the seller draws a bill on the buyer for a price and sends to him the bill of exchange together with the bill of lading, the railway receipt to secure acceptance, the buyer must return the bill of lading if he does not accept or pay the bill. देखो, इसमें क्या लिखा है कि बायर को हमने बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा बिल ऑफ लेडिंग के साथ। बिल ऑफ लेडिंग मतलब ओनर बना दिए, पर ओनर बिल ऑफ लेडिंग तुमको तब देंगे जब तुम दो में से एक काम करो, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करो। अकाउंट्स में तुम्हारा पड़ा हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो तुम बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लो। क्या तो तुम बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लो, खत्म हो गया, बात हटा दो। अच्छा, या फिर अगर तुम बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर तुम बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सुनो सुनो सुनो, या फिर तुम अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो पैसे दे दो, पैसा दे दे। अच्छा, दोनों नहीं किए, बिल ऑफ लेडिंग तुमको नहीं मिलेगा, बायर को नहीं मिलेगा, वापस ले जाएगा सेलर। दैट इज द लॉजिक, दैट इज द फ्लो। आई होप क्रिस्टल क्लियर है लोगो। कम ऑन एवरीवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर यार? सेक्शन 26 देखो, इसको बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करेंगे। सेक्शन 26 क्या बोल रहा है? गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो रिस्क भी ट्रांसफर हो गया, खत्म। सेक्शन 26 इन वन लाइन, बस दैट्स इट। हाँ, कुछ और अग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो बात और है। जैसे हो सकता है, जैसे ऐसा हो सकता है, जैसे ऐसा हो सकता है, ए और बी के बीच में सेल अग्रीमेंट हुआ, ए और बी के बीच में सेल अग्रीमेंट हुआ, ए और बी के बीच में सेल अग्रीमेंट हुआ। सुन रहा है यहां तक? ठीक। ए ने प्रॉपर्टी इन गुड्स, ए ने प्रॉपर्टी इन गुड्स बी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बट बी ने कहा कि सुन, हम इस गुड्स से रिलेटेड रिस्क तभी लेगा जब, अच्छा नॉर्मल केस में क्या होता, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया बी का रिस्क हुआ, लेकिन बी बोला ना ना, अग्रीमेंट में बी पहले ही होशियार था, साइन करवा लिया कि सुन, हम इस प्रोडक्ट को ना मान ले 20 डेज यूज करके देखेंगे और फिर हम मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्या पता तुम्हारा सुने 20 डेज में प्रोडक्ट आग पकड़ लेता है, कल को तो तुम बोल देगा कि माल बिक गया, रिस्क आप बियर कीजिए। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो बात और है, वरना प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के साथ साथ, फिर से, वरना ओनरशिप ट्रांसफर होने के साथ साथ या प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है, फुल स्टॉप। सर समझ में आ गया, यही ये लिखा है यहाँ पे। तो लिखो, देखो 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 यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देखो 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 क्या लिखा है, अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अनलेस अनलेस otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk, the goods remain at the seller's risk until property has passed to the buyer. After that event they are at buyer's risk whether delivery has been made or not. तो देखो यहां पर फिजिकल डिलीवरी का ये लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, तुम लोग मिस्टेक कर रहा है। तुम लोग ये मत सोचो कि फिजिकल डिलीवरी का बात हो रहा है, फिजिकल डिलीवरी का बात नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी ओनरशिप का बात हो रहा है। समझ आ गया? हाँ सर। इधर देखो यहां पर, इधर देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज, ए ने एक एंटिक के लिए ऑक्शन में बिड किया, ए ने एक एंटिक पेंटिंग के लिए ऑक्शन में बिड किया, ठीक है। बिड होते ही जब ऑक्शनियर ने हैमर मारा कि भैया हमको बिड एक्सेप्टेड है, ऑक्शनियर ने जब हैमर मारा कि हमें बिड एक्सेप्टेड है, ही हिट द एंटिक विच गेट्स डैमेज, जा भूल से एंटिक को ही पीट दिया,
the loss will have to be borne by the seller because the ownership has not yet passed. ओनरशिप तो हथौड़ा मारने के बाद पास होता, वो तो हथौड़ा ही एंटिक पे मार दिया. ओ सर समझ में आ गया. हाँ, पर इस रूल का भी दो क्वालिफिकेशंस है, कंडीशंस है. देखो इधर पे, इफ डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर, गुड शैल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट एज रिगार्ड्स लॉस व्हिच माइट नॉट हैव अरीजन बट फॉर द डिफॉल्ट. बहुत इंटरेस्टिंग केस है, समझाऊं? एग्जांपल समझाता हूं, देखो. समझो, समझो. ए ने बी को गुड सेल किया, ठीक है. बी बोलता है कि ठीक है भाई, मेरे को आज ही मेरे को आज ही ये जो है गुड्स दे दो. तो देखो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया तो रिस्क बी के पास ट्रांसफर हो गया. पर ए बोलता है नहीं नहीं, रुक जाओ, 2 दिन गुड्स मेरे गोडाउन में रहने दो. ए बी को बोलता है 2 दिन गुड्स मेरे गोडाउन में रहने दो. बी बोल रहा है भेज दे, अब हम ले जाने के लिए तैयार है. ए बोलता है ना, रुक जा, 2 दिन गुड्स गोडाउन में मेरे रहने दे. 2 दिन गुड्स मेरे गोडाउन में रहने दे. पकड़ो बात को, पकड़ो. 2 दिन गुड्स मेरे गोडाउन में रहने दे. इस दौरान गोडाउन में आग पकड़ लिया. ओ माय गॉड. अब क्वेश्चन क्या है? तुमको पता है क्वेश्चन क्या है? रिस्क कौन बियर करेगा, ए या बी? देखो, कायदे से तो जिस दिन माल बिका उसी दिन बी के पास रिस्क ट्रांसफर हो गया. पर ए के गलती की वजह से उसी दिन डिलीवरी नहीं हुआ. ए डिफॉल्ट पे है, तो रिस्क ए को बियर करना पड़ेगा. यही लिखा हुआ है, देखो 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 देखो. इफ डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर, यहां पे सेलर का फॉल्ट था, ए का. तो जिसका भी गलती है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चाहे नहीं हो, जिसका भी गलती है वो रिस्क बियर करेगा. खत्म हो गया बात. कि अगर वो डैमेज नहीं होता, अगर वो डैमेज नहीं होता, अगर ट्रांसफर कर दिया जाता तो. आगे, द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर. फिर से बोलो, द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर. सेलर का ड्यूटी या लायबिलिटी, या बायर का ड्यूटी या लायबिलिटी. सेलर का ड्यूटी या लायबिलिटी, या बायर का ड्यूटी एंड लायबिलिटी एज बेली, जिसके पास गुड्स है, रिमेन अनअफेक्टेड इवन व्हेन द रिस्क हैज पास्ड जनरली. इसका मतलब क्या हुआ सर? सर समझ ही नहीं आया, ये क्या बोल रहा है सर? इसका मतलब ही नहीं समझ में आया. आओ अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं. देखो, ए ने बी के साथ 100 बेल्स ऑफ कॉटन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया. फरवरी में डिलीवर होना था. बी टुक द डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉटन, मतलब कुछ हिस्सा तो बी ने डिलीवरी ले लिया, बाकी बेल्स उसने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी भी कारणवश नहीं किया होगा, किसी भी कारणवश. consequently the cotton becomes unfit for use. The loss will have to be borne by the buyer. क्यों? क्योंकि बायर ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर बाद में लेने से मना कर दिया. It should however be remembered that general rule shall not affect the duties or liabilities of either seller or buyer as belly of goods for the other even when the risk has passed. मतलब इस दौरान अगर ए को कुछ ध्यान रखना था और ए ने नहीं रखा तो रिस्क ए का भी रहेगा. It is their duty to take care of the goods as a man of ordinary prudence would have done. मतलब समझो बात को. इधर देखो, ये दोनों लॉ को एक साथ समझाता हूं. अब दोनों को एक साथ समझाता हूं, बात समझना. ए और बी दोस्तों अग्रीमेंट में आए, क्या चीज का? प्रोडक्ट बेचने का, 100 कॉटन बेल्स बेचने का, ठीक है. बी ने 60 कॉटन बेल्स लिया, 40 मना कर दिया, बोला अभी नहीं लेंगे, थोड़े दिन बाद लेंगे. तो ए को वापस 40 बेल्स ले जाना पड़ा. तो अब ए ये नहीं कर सकता है कि ए रास्ते में रख दिया गुड्स को. ए कैन नॉट डू दैट. सेकेंड पॉइंट यही बोल रहा है कि क्योंकि ए के पास गुड्स है ऑन बिहाफ ऑफ बी अभी भी, तो ए को इसका रीजनेबल केयर करना पड़ेगा. हाँ, रीजनेबल केयर किया और फिर गुड्स में खराब हो गया तो वो बी का लायबिलिटी है, ए का नहीं है. पर ए रीजनेबल केयर नहीं किया, रास्ते में छोड़ दिया, बाहर रख दिया और इसलिए गुड्स खराब हो गया. तो ए कल को ये नहीं बोल सकता है कि प्रॉपर्टी के साथ साथ रिस्क भी पास हो गया था बी को, तो बी का गलती है, बी की वजह से डिलीवरी लेट हुआ. नो, ए कैन नॉट डू दैट. आई एम सॉरी.
दोस्तों यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? यस और नो? कम ऑन एवरीवन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अब सेक्शन 27 से 30 मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। इसका एक सिंगल लाइन में आपको बात समझा देता हूं, एक सिंगल लाइन है बस, दैट इज इट। नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट, 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 नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट। अरे सर बोल क्या रहे हैं, ये कौन सा जबान है? ये एक्चुअली लैटिन है, बट इसका मतलब ये होता है कि जो खुद ओनर नहीं है वो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर सकता है। फिर से बोलो, फिर से बोलो। वन हु इज हिमसेल्फ नॉट द ओनर, हाउ कैन ही पास ऑन ओनरशिप, ही और शी? इसका कुछ एक्सेप्शंस है, इसका कुछ एक्सेप्शंस जरूर है, बट इस रूल को समझ गए क्या? यही है रूल कि if the seller is not the owner of goods, then the buyer will also not become the owner. एग्जैक्टली यही पॉइंट है। हाँ, इसका कुछ एक्सेप्शंस है, हाँ है सर। मान लो ए ने कोई गुड्स चोरी किया, क्या किया? चोरी किया। चोरी करके बी को बेच दिया। ए ने गुड्स को चोरी किया, चोरी करके बी को बेच दिया। सर तो अच्छा बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ही तो हुआ जो हुआ। अरे सुनो भाई, अभी बात सुनो। ए ने गुड्स चोरी किया और बी को भेज दिया। ए ने गुड्स चोरी किया और बी को भेज दिया गुड्स। लिसन अब, नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट क्या बोलता है कि भले ही ए ने गुड्स चोरी करके बी को भेजा हो, बी भले ही गुड फेथ में लिया हो, क्योंकि बी को क्या मालूम था कि ए चोरी किया है, पर अगर ट्रू ओनर को पता लगा गुड्स बी के पास है, तो बी से वो ओनर गुड्स ले सकता है। हाँ, बी के पास ये अधिकार है कि वो ए के अगेंस्ट फ्रॉड और ये सब का केस फाइल करे, वो बी और ए के बीच का मसला है। पर बी ये नहीं बोल सकता है कि क्योंकि हम गुड फेथ पे लिया तो हम ओनर रहेंगे। ना 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 ना, एक खुद ही ओनर नहीं था तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर दिया? नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट, सेक्शन 27 to 30। वन हु इज नॉट द ओनर कैन नॉट ट्रांसफर ओनरशिप। चेक। हाँ, वन हु इज नॉट द ओनर कैन नॉट ट्रांसफर ओनरशिप, है ना? हाँ सर। इसका कुछ एक्सेप्शंस है। सर नहीं सुनाई दिया हम लोग को, फिर बोलिए। नेमो डॉट क्वाड नॉन हैबिट जो बोला मैं तुमको, इसका कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब कुछ ऐसा केसेस है जहां ओनर नहीं है फिर भी माल बेच सकता है आपके बिहाफ में, है? सेल बाय ए मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल मतलब बिजनेस एजेंट। अरे सोच के देखो ना यार, कंसाइनर कंसाइनी। हाँ, मैं कोलकाता से प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, ठीक है? कोलकाता से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, मान लो मैंने ये प्रोडक्ट कोलकाता से बनाकर मुंबई में, मेरा एक कंसाइनी है उसको भेजा कि भाई तुम मुंबई में संभाल, मुंबई में माल बेच। जब मैंने इसको भेजा, तो क्या ये ओनर है? क्या नहीं, ये तो कंसाइनी है, एजेंट ही है मेरा। पर क्या ये बेच सकता है? हाँ। क्या ये ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है? हाँ। तो ही इज नॉट द ओनर, शी इज नॉट द ओनर, बट ही और शी कैन ट्रांसफर ओनरशिप। ओह सर, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है क्या? ना 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 ना, और भी है। सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स। अरे भाई सिंपल सा बात है यार, तीन भाई किसी प्रोडक्ट के ओनर है, किसी एक ने डिसाइड करके बेचा तो बस हो गया। ए बी एंड सी आर थ्री ब्रदर्स एंड ज्वाइंट ओनर्स ऑफ अ टीवी एंड अ वीसीआर, एंड विद कंसेंट ऑफ बी एंड सी द वीसीआर एंड टीवी वाज केप्ट इन पोजेशन ऑफ ए। ठीक है? A sells the TV and VCR to P who bought in good faith and without notice that A had no authority to sell. P gets a good title to VCR. क्यों? क्योंकि A भी one of the joint owners है। B और C भले ही अग्री करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बी और सी अग्री करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गुड फेथ में खरीदा ना यहाँ पर, हाँ बस खत्म हो गया। और ट्रू ओनर से ही तो खरीदा, कोई चोरी का सामान तो नहीं है। पी ने जो खरीदा सामान ए से ही तो खरीदा, ए तो ट्रू ओनर ही था, कोई चोरी का माल तो लिया नहीं है, तो फिर क्यों शर्माना है। सर समझ आ गया। मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स, सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स। नंबर 3, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या मतलब हुआ इसका। ए ने बी को धमकाया, गन रख दिया उसके ऊपर और बोला ये रिंग मेरे को दे दे, बेच दे। बी ने दे दिया ये रिंग। अब अब ए ने बी से ये रिंग लेकर सी को बेच दिया, सी ने गुड फेथ में ये रिंग लिया। सर समझ नहीं आया, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये सब हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ए ने बी को प्रोडक्ट बेचा, ए ने बी को प्रोडक्ट बेचा। कैसे। बी ने ए को धमकाया था, गन वन रख दिया था कान के नीचे, ए ने डर के मारे बी को सामान बेच दिया। अब बी क्या करता है, ये सामान सी को बेच दिया, तो माना जाता है कि ये वैलिड सेल है, वैलिड सेल है। हाँ। अब एक कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करवा दिया वो अलग बात है, वो बात का फ्यूचर का है। पर अगर ए कुछ नहीं करता है और बी सी को बेच देता है ये प्रोडक्ट, तो कुछ नहीं होगा, अलाउड है। ये देखो, a buyer would acquire a good title to the goods sold to him by a seller who has obtained possession under coercion। बी ने सी को बेचा, सी ने गुड फेथ में खरीदा, पर बी ने कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ये सब करके ए से सामान लिया था। तो इससे सी का अधिकार खत्म नहीं होगा, सी विल कंटिन्यू टू रिमेन द ओनर ऑफ द गुड्स। लेकिन हाँ, अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसीड करवा लिया, मतलब फ्यूचर डेट पे ए जाके बोला देखो हम कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर रहे हैं क्योंकि बी मेरे को धमकाया था या झूठ बोला था, तो फिर सी को रिटर्न करना पड़ जाएगा। बट अदरवाइज एवरीथिंग इज वैलिड, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम व्हाटसो एवर। फोर्थ बाइट, फोर्थ बात, सेल बाय वन, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयर ऑफ। ओहो, समझा 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 समझा। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयर ऑफ। बाप रे बाप, कितना खतरनाक पॉइंट है ये। ये देखो इधर पे, याद करो वो वाला केस, मोबाइल फोन लेने आया था, चलो आओ आओ आओ। ये मेरा शॉप, एक आदमी आया, मान लो इसका नाम है ए। ए यहां पर आया और ए यहां पर आके बोला शॉप ओनर को, भैया भैया मोबाइल फोन दे दो। शॉप वालों ने बोला ले मोबाइल फोन ले। ए बोलता ठीक है रुक जा, थोड़ा वाइफ का कुछ सामान खरीदना है, थोड़ा देर रुक जा। शॉप ओनर बोला ठीक है। अच्छा, इतने देर में बी आया और बी शॉप ओनर को बोला सुन ना, ये फोन ए को मत भेज, मेरे को भेज दे, हम तेरे को 10,000 एक्स्ट्रा देते हैं। हम इसको भेज दिए, बी को भेज दिए। पता है ये ट्रू है, ये अलाउड है, ये एक्सेप्टेड है, क्योंकि बी का तो कोई गलती नहीं है ना, बी तो गुड फेथ में खरीदा है। हाँ, ए मेरे को, मेरे अगेंस्ट फ्रॉड का केस कर सकता है, ये वो चल सकता है, वो चलेगा, वो चलेगा, वो चलेगा। बट बी का अधिकार अफेक्ट नहीं होगा इससे। सर फिर से बोलो क्या हुआ। ए मेरे पास फोन में शॉप में आया, फोन खरीदा, फोन रखवाया, बोला रुक जाओ आके कलेक्ट कर लेंगे, वाइफ का कुछ सामान लेना है। इतने देर में मैंने ये फोन को ज्यादा दाम में बी को बेच दिया, जबकि ए को मैंने बेच चुका था ऑलरेडी ये सामान। तो ए मेरे अगेंस्ट फ्रॉड का केस भले ही कर दे, कुछ भी कर दे, पर बी ने तो शॉप ओनर से गुड फेथ में खरीदा ना, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, सेक्शन 30 ये बोलता है। हाँ, ए मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है फ्रॉड व्रॉड का। हाँ, हम उसका बात ही नहीं कर रहा ना तुमसे, हम बोल रहे हैं कि क्या शॉप ओनर का बी को बेचना वैलिड है। हाँ है, चलेगा, अलाउड है।
एक केस है ली वर्सेस बटलर, वो आप लोगों को भी बताते हैं, इसको सुनना। ली वर्सेस बटलर में क्या हुआ था, ये सेकंड वाला केस पहले पढ़ा देते हैं। सेल बाय अ बायर obtaining possession before property has vested in him। सर नहीं समझ आया, इधर देखो, ली वर्सेस बटलर वाला एग्जांपल देते हैं, केस लॉ भी समझ आ जाएगा और ये पॉइंट भी। एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को सामान बेचा था, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को सामान बेचा था, ठीक है, ओके। जब सामान बेचा तो ये बात डिसाइड हुआ कि अभी तुम्हारे पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, पोजेशन जा रहा है कि तुम यूज करो। तुम ट्रू ओनर उस दिन बनोगे जिस दिन तुम्हारा सारा इंस्टॉलमेंट्स पेड हो। मान लो बात हुआ 5 इंस्टॉलमेंट में पे करने का। अच्छा, इस केस में ली वर्सेस बटलर में 2 इंस्टॉलमेंट था कि तुम दोनों इंस्टॉलमेंट दे दो और तुम ओनर, पोजेशन पहले ही दे दिए हैं, हाँ, कि यूज करो सामान। अच्छा, सामने वाला आदमी क्या किया, वो एक इंस्टॉलमेंट तो दिया, अच्छा दूसरा देने के पहले ही माल बेच दिया। तो जिसको ये माल मिला वो तो गुड फेथ में लिया, तो ये वैलिड माना जाएगा। हाँ, अब जिसने बेचा उसके अगेंस्ट आपको क्या एक्शन लेना है, क्या झगड़ा झमेला करना, वो आप अपना साइड में करो। पर जिसने खरीदा वो तो गुड फेथ में खरीदा ना, तो आप उसके अगेंस्ट कोई कहानी नहीं कर सकते, दैट्स इट। आप उसके अगेंस्ट कोई कहानी नहीं कर सकते, दैट्स इट। आगे, इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, तो सिंपल पॉइंट है। एस्टोपल मतलब हम खुद ही कुछ नहीं बोले, नहीं समझे, समझाता है इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। ये पेन था, हाँ, मेरे बगल में रखा हुआ था, ये मैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे बगल में एक तो पेन रखा हुआ था, ठीक है, ये बी आया और सी आया। बी ने सी को बोला, मेरे सामने मेरे सामने मेरे सामने, ये बात पे ध्यान दो, मेरे सामने बी ने सी को बोला कि सुन, ये सामान खरीदेगा क्या, ये पेन लेगा क्या, मैं ओनर हूं। बी खुद को ओनर बता रहा है मेरे सामने। सी ने बोला अच्छा ऐसा बात है, दे दे, खरीद लिया सी। अब फ्यूचर में 1 महीना बाद जाके मैं सी को नहीं बोल सकता कि सुन सुन ओनर मैं था, बी नहीं बेच सकता। तो पहले क्यों चुपचाप थे, पहले क्यों चुपचाप थे, पहले क्या प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में थे, क्यों नहीं बोले, पहले बोलना था। आया बात समझ में, दैट इज द लॉजिक, कि बोलना है तो पहले बोलो, उस समय बोलो। इसको बोलते हैं एस्टोपल। मैंने उस समय क्यों नहीं बोला, मेरे को अगर बोलना था तो मेरे को उसी समय बोलना था, बाद में मैं किस लिए बोल रहा हूं, इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। तो नहीं होगा, है ना। हाँ, सेल बाय एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के ऊपर तो हम लोगों का 4th यूनिट पूरा का पूरा रखा हुआ है। पर अनपेड सेलर होता कौन है, समझ लो, वो इंसान जिसका पेमेंट का कुछ भी हिस्सा बाकी रह गया हो, वो अनपेड सेलर है। 25,000 का एक, मान लो एक बैग था जो ए ने बी को सेल किया, बी ने सिर्फ 24,000 पे किया, बैग अभी भी ए के पास रखा हुआ था। तो अब क्योंकि बी ने पूरा पेमेंट नहीं किया तो ए अनपेड सेलर है। अनपेड मतलब प्रोडक्ट, देखो, एक्स्ट्रा कुछ पैसा, मान लो गाड़ी घोड़ा का 2,000 रुपये और पे करना था, वो नहीं पे किया तो भी चलेगा, तब अनपेड सेलर नहीं है। अनपेड सेलर तब है जब मेन प्रोडक्ट का प्राइस का कुछ हिस्सा आपको नहीं पे हुआ है, 1 रुपया भी नहीं पे हुआ है, तो आप अनपेड सेलर हो। अनपेड सेलर के पास ये अधिकार है कि वो पेमेंट रिसीव करने के लिए भले ही आपको माल भेजा हो, बेचा हो, बट वो किसी और को बेच सकता है अपना प्राइस रिकवर करने के लिए। दैट्स इट, दैट्स इट, सेल बाय एन अनपेड सेलर। फिर है सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स। अरे प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स में क्या है, जैसे लिक्विडेटर है, अब आपका बिजनेस दिवालिया हो गया तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास चल जाता है।
तो वो जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड अपॉइंट किया है ना लिक्विडेटर को, वो लिक्विडेटर बेचेगा सारा सामान। ओनर वो नहीं है पर वो बेचेगा आपके बिहाफ में सारा सामान और वो वैलिड माना जाएगा। अच्छा, और अब फाइनली आ गया हम लोग बहुत हल्का टॉपिक पे। इसको बोलते हैं डिलीवरी। ये बहुत ही लाइट टॉपिक है, हाँ बहुत लाइट टॉपिक है। देखो दोस्तों, तीन तरीके का डिलीवरी होता है। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी नाम में ही काम है, सामान दे के आ गए। कुछ सामान था, स्टॉक ऑफ बैग्स था, ठीक है, ए बी को वो बैग्स दे आया गोडाउन में, जा हो गया, एक्चुअल डिलीवरी हो गया। एक्चुअल डिलीवरी हो गया सर, समझ आ गया, एक्चुअल डिलीवरी सर समझ में आ गया। फिर सर नेक्स्ट क्या होता है, फिर सर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का, कहां गया रे भाई, सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी तो समझ आ गया सर, व्हाट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब है, मान लो ए अपना गुड्स गोडाउन में रख रखा था, बी ए से सामान खरीद लिया। अब क्योंकि बी ए से सामान खरीद लिया, तो जो गोडाउन था, जिसका गोडाउन था, बी अब उस गोडाउन ओनर को बोला अब तुम मेरे बिहाफ में गुड्स रख, रेंट अब हम देंगे। सिंबॉलिक डिलीवरी, ये क्या माना जाएगा, बोलो बोलो, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या माना जाएगा, बोलो, सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, ये देखो यहां पर आओ, यहां पर बेटर लिखा हुआ है, कहां गया, हाँ ये रहा, हाँ। अब एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या है, कोई ऐसा जेस्चर जो डिलीवरी के बराबर माना जाए। नहीं समझा सर, नहीं समझा। आप लोग देखे होंगे, मैन ऑफ द मैच टीवी में मिलता है किसी को, क्रिकेट का या कोई भी गेम आप देख रहे हो, मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो उसको एक बड़ा सा गाड़ी का चाबी मिलता है। तो क्या उस बड़े वाले चाबी से गाड़ी खुलेगा? सर क्या बात करते हो आप, नहीं ना, बस वही वही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, जस्ट टू शोकेस, जस्ट टू शोकेस। सर लेकिन हम लोगों को जो आपका बात से समझ में आया कि सिंबॉलिक और ये वाला जो डिलीवरी है कंस्ट्रक्टिव, वो लगभग लगभग एक जैसा है। तुम लोगों को सही समझ में आया, एकदम थिक है ही दोनों एक जैसा। आया बात समझ में? और इसके बाद ना आप लोगों को एक बार केवल क्या करना है, रीड कर लेना है ना। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं जहां पे वो लोग क्वेश्चन बना के इंस्टीट्यूट पूछे, पूछ तो कहीं से भी सकता है, बट ये एक बार रीड कर लेंगे अपने लोग तो हो जाएगा काम। हाँ, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सुन लेना। Buyer to apply for delivery. Apart from any express contract, seller of goods is not bound to deliver until the buyer applies. Buyer को रिक्वेस्ट डालना होगा डिलीवरी करवाने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट सेलर डिलीवरी कहीं भी जाके नहीं कर देगा। और टाइम, when under contract of sale seller is bound to send the goods to the buyer, but no time is fixed, seller is bound to send them within a reasonable time। जो कि जैसे टेलीविजन में नॉर्मली माना जाता है एक हफ्ते के अंदर आपको डिलीवरी होगा, तो उस टाइम के अंदर डिलीवरी होगा। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी कौन बियर करेगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो सेलर, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो खर्चा सेलर बियर करेगा। दैट इज अ डिफॉल्ट अजम्पशन, यू नो। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, 100 यूनिट्स का आपने मेरे पास ऑर्डर प्लेस किया था, मैंने 150 भूल से दे दिया। तो अगर आपको ये कबूल है तो आपको एक्स्ट्रा 50 के लिए पे करना होगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि हम 50 एक्स्ट्रा नहीं पे करेगा, ना ना ना, पे करना पड़ेगा। क्या तो वापस कर दो। अच्छा नहीं किए तो फिर 50 का भी जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है उस पे करो। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स। हाँ, तुम्हारे पास फ्लिपकार्ट का सामान आता है, तुम बोल दिया कि भैया डैमेज गुड्स है हमको रिटर्न करना है, पर तुम जाके फ्लिपकार्ट के ऑफिस में लेके नहीं आएगा। वो सेलर का काम है कि तुम्हारे गोडाउन से लेके जाए। अनलेस अदरवाइज agreed where goods are delivered to the buyer and buyer refuses to accept them, having the right to do so, he is not bound to return to the seller, but if it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses। तुम amazon में या फ्लिपकार्ट में बोल दिया आई वांट टू रिटर्न दोस गुड्स, अब तुम्हारा काम नहीं है कि तुम स्टेशन जाके छोड़ के आएगा सामान को, ना 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 ना, तुम बस बोल दिया, वो उसके ऊपर है जिम्मेदारी।
डिफॉल्ट assumption is on seller, डिफॉल्ट onus is on the seller, not on the buyer. बात समझ में आया होगा? हाँ ना बोलोगे? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, यस और नो? सो दोस्तों, यहीं पर हम लोग आज बातचीत को खत्म करेंगे और इनफैक्ट यूनिट 3 भी यहीं पर खत्म होता है. नेक्स्ट डे पार्ट 4 में अनपेड सेलर को डिस्कस करेंगे. दैट्स इट. गुड बाय एवरीवन.